नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, यानी कि भारत की नदियों के बारे में। कि भारत की नदियां कितने भागों में विभाजित हैं, तो दो भागों में विभाजित हैं। पहली होती है हिमालयी नदी और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां वह नदियां होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं। ग्लेशियर का मतलब है कि बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। इसकी वजह से ये एवरग्रीन रहती हैं, इनमें कभी पानी नहीं जाता है, ये सूखती नहीं है। दूसरी ओर अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरी डिपेंडेंसी अपनी वर्षा पर रखती हैं, यानी कि वर्षा अच्छी हुई तो उनमें पानी रहता है, नहीं तो वह सूख जाती हैं। अगर और अंतर देखा जाए इन दोनों में, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में, तो देखा जाता है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा होता है हिमालयी नदियों का, और प्रायद्वीपीय नदियों का ड्रेनेज सिस्टम कम होता है। यानी कि इनकी सहायक नदियां भी ज़्यादा होती हैं प्रायद्वीपीय नदियों के मुकाबले, और बड़ी बड़ी होती हैं। और ये हमेशा युवा अवस्था में रहती है और इनकी स्पीड भी तेज होती है, कौन सी, हिमालयी नदियों की। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय नदियों की स्पीड इनकी अपेक्षाकृत कम होती है, और दूसरा ये अपने प्रौढ़ अवस्था में होती है। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। अगर हम हिमालयी नदियों को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो हमें सिर्फ 3 परिवारों को डिटेल में पढ़ना होगा और हमारी हिमालयी नदियां कंप्लीट हो जाती हैं। कौन कौन से परिवार? एक तो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम इन 3 परिवारों को ठीक से पढ़ लेते हैं तो पूरी हिमालयी नदियां इन्हीं में समेट के रह जाती हैं, इसके अलावा कोई भी हिमालयी नदियां नहीं छूटती। तो हिमालयी नदियों के लिए हमें 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप इस मैप को गौर से देखिए। ये जो मैप है, इसमें ऊपर जो दिख रही होंगी ये नदियाँ, ये आपकी हिमालयी नदियाँ हैं जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही होंगी, और जो नीचे की साइड हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो आपको ब्लू कलर में दिख रही होंगी। बस इतना सा अंतर है कि ऊपर वाली जो नदियां हैं ये ग्रीन कलर की, ये हिमालयी नदियां हैं, और इन्हें भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें से पहला परिवार को हम आज चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 6 नदियां आती हैं। कौन कौन सी नदी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 6 की 6 नदियां यहाँ पर आती हैं। इस पे चर्चा करने से पहले हम एक छोटे से मैप से समझते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आपको ये मैप तो दिख ही रहा होगा। इस मैप में पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि भारत हमारा यहाँ तक है, और ये रहा पूरा भारत। ये भारत है। इस इधर वाला जो हिस्सा है वो चीन का है, चाइना का, इसे तिब्बत कहा जाएगा, और इधर वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान है। अब सिंधु नदी तंत्र जो है, अगर उसे पढ़ना है तो सबसे पहली जो नदी आती है उसमें आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ये एक झील है मानसरोवर झील, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ये यहाँ से निकलते हुए भारत में एंटर कर जाती है। भारत में ये लद्दाख वाले हिस्से पर जाकर यहाँ से फिर ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है, और पाकिस्तान में कराची वाले हिस्से से ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यही नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख में एक गार्ज भी बनाती है जिसे कहा जाता है बुंजी गार्ज। ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा गार्ज कौन सी नदी बनाती है, तो सिंधु नदी बनाती है। इसे कहते हैं बुंजी गार्ज। क्या नाम है इसका? बुंजी गार्ज। गार्ज क्या होता है? तो गार्ज, जब कोई नदी ऊपर ऊंचाई से गिर रही होती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, उसे कहते हैं गार्ज। जब नदी ऊपर से गिर रही होगी तो ऐसे पहाड़ से नीचे की ओर जा रही होगी और गहराई तक जाएगी, तो गहराई तक यानी कि भी आकार का निर्माण करेगी, इसी को कहा जाता है गार्ज। तो सिंधु नदी सबसे बड़ा गार्ज बनाती है जिसे कहा जाता है बुंजी गार्ज। कहाँ बनाती है? लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। इसी के पास से यहाँ जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। ये बेरी नाग से निकलती है, शेष नाग झील से यहाँ से निकलती। और झेलम नदी यहाँ से निकल करके पूरा बॉर्डर हमारा बनाती है इंडिया और पाकिस्तान का, और यहाँ से फिर इस एरिया से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी हमारी झेलम नदी है। झेलम नदी के बाद हिमाचल प्रदेश से 2 नदियां और निकलती हैं, चंद्र और भागा नदी। इन नदियों से मिलकर के एक पूरी नदी बनती है जिसका नाम है चेनाब नदी। चंद्र और भागा से मिलकर बनती है।
और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ऊपर से जो झेलम नदी निकली थी, ये झेलम नदी आकर के मिल जाती है इसी में, चिनाब नदी में। फिर नीचे की ओर से हिमाचल प्रदेश से, यहीं से रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी नदी आगे निकल करके चिनाब में ही मिल जाती है। फिर एक नदी और निकलती है इसी परिवार की, जो है जो राक्षस ताल झील से निकलती है, सतलुज नदी। यहाँ से ये निकलेगी और ये हिमाचल में प्रवेश करेगी शिपकिला दर्रा में, और शिपकिला दर्रा से होते हुए ये नदी चिनाब नदी में जाकर ही मिल जाती है। तो यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी नदियाँ जो मिल जा रही हैं वो चिनाब में जाकर मिल जा रही हैं। अब एक नदी और है जो पूर्णतः भारत में बहती है, जिसका नाम है ब्यास नदी। ये बीज कुंड से निकलती है ब्यास नदी, और ये यहाँ से निकल करके पूरी तरीके से भारत में ही बहते हुए यहीं के यहीं सतलुज में मिल जाती है। उस सतलुज में जिस स्थान पे ये मिलती है उस स्थान का नाम है हरिके। हरिके उसका नाम है, और यहीं पर एक बैराज का निर्माण किया गया है, और बैराज से ही निकलती है हमारी इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, 649 किलोमीटर की। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। इस तरीके से पूरा सिंधु रिवर सिस्टम जो है, इंडस रिवर सिस्टम जो है वो चल रहा है। आगे चल के ये सभी नदियाँ चिनाब में मिल जाती हैं, और चिनाब नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी में जिस जगह पर यह मिलती है उस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान। यहीं पर जाकर के ये पंचनद यानी कि पांचों की पांचों नदियां मिल जाती हैं, और इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंधु रिवर सिस्टम यानी कि इंडस नदी तंत्र समझ में आया होगा। अब हम वापस से इस मैप की ओर आ जाते हैं और एक एक नदी के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही थी, ताकि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आए। पहली नदी की हमने बात की थी जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकल रही थी। ये है मानसरोवर झील तिब्बत, और यहीं से ये नदी निकल रही थी। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आती हैं, और इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में, कराची के बंदरगाह से यहाँ की ओर ये नीचे अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कई जगह इसकी लंबाई 3000 से भी ऊपर की बताई जाती है, तो ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन आप 2880 ही लगाइएगा। सिंधु नदी लद्दाख में सबसे बड़ा गार्ज बनाती है जिसका नाम है पुंजी गार्ज, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस कोने पर पुंजी गार्ज ये बनाती है। पंच नदी की संयुक्त धारा पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिलती है। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये था मिठानकोट, ये पाकिस्तान में है जहां पर 5 नदियां एक साथ मिलती हैं। सिंधु नदी के बाद हम बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। ये है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे तो उसके बाद संघर्ष चल ही रहा था, पानी को लेके भी संघर्ष चल रहा था। तो पाकिस्तान के पास जितने भी पानी के स्रोत थे या बहाव था, उन सभी का मेन रिसोर्सेस या तो भारत में था या फिर वे नदियां कहाँ से आ रही थी? चाइना से आ रही थी, और यही एक समझौते की वजह थी। तो पाकिस्तान हर हाल में चाहता था कि कोई ना कोई एक बड़ा समझौता हो जाए जिसकी वजह से भारत कभी भी हमारा पानी ना रोके, क्योंकि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारत ने तभी तुरंत के तुरंत पानी रोक दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया था। तो भारत की शाख गिर रही थी, भारत पे एक प्रेशर आ गया था, तो हमें मजबूरन एक समझौता करना पड़ा, क्योंकि अगर समझौता नहीं करते तो उस समय युद्ध के हालात भी बन सकते थे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने यह फैसला उस समय लिया होगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू ये कराची गए, और कराची में वहाँ के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ इन्होंने वर्ल्ड बैंक के सामने एक समझौता किया जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। ये कब हुआ था? ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को। और इस समझौते में यह तय हुआ कि सिंधु नदी तंत्र में से 3 नदियां ऊपर की सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को मिल जाएंगी, और बाकी की रावी, ब्यास, सतलज
ये नदियां भारत को मिल जाएंगी। अब ये जो ऊपर की नदियां थी इनका 20% पानी ही हम लोग यूज कर सकते थे, और ये जो 3 नदियां हमें मिली थी इनका 80% पानी हम लोग यूज कर सकते थे। इस तरीके की ये समझौता हुआ था। अभी भी आज भी ये दिक्कत आती है कि कभी कभी टेरर अटैक पाकिस्तान हम पे करता है। पाकिस्तान जो बदमाश देश है, जो कभी भी नहीं मानता है, तो उसकी वजह से हम लोग कभी कभी सिंधु नदी तंत्र के जो समझौता हुआ था उसे रद्द कर देते हैं। आज भी पाकिस्तान 90% उसका जो एग्रीकल्चर है उसकी डिपेंडेंसी ओनली ऑन इस सिंधु नदी तंत्र पर ही डिपेंड करती है। इसलिए वो बौखला उठता है कि वो परेशान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी हमारे पास आती है, उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये है शेषनाग झील, यहाँ से निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, जो इसे और पानी से सींच देती है या फिर भर देती है, सहायक नदी है। इसके बाद ये पाकिस्तान में चिनाब में जाकर मिल जाती है। 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत में यह 400 किलोमीटर बहती है। श्रीनगर के बुलर झील से होकर पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जाती है। ये इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। अगली नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे। चिनाब नदी जो है वो चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है। और ये कहाँ से निकल रही थी? बड़ा लाचा दर्रा रोहतांग से निकल रही थी, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद ये पाकिस्तान में सिंधु में जाकर मिल जाती है। उस सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही नदी है, इसलिए सिंधु परिवार की इसे बड़ी बेटी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम है अस्कनी और चंद्रभागा। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश के पास है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये एकमात्र नदी है जो पूरी तरीके से भारत में बहती है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्यास जी पाकिस्तान नहीं जाते, है ना। ब्यास जी पाकिस्तान नहीं जाते। क्योंकि ये जो नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरीके से भारत में बहती है। और दूसरी इसकी क्या खासियत है कि ब्यास नदी सतलुज नदी से मिलती है हरिके जगह पर, और हरिकर पे ही बना हुआ है एक बैराज जहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जो 650 किलोमीटर के लगभग है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है सतलज नदी। सतलज नदी मैंने आपको बताया था ये मानसरोवर झील के पास से ही राक्षस ताल या फिर राकस ताल, 2 नाम है इसके, राकस ताल या राक्षस ताल झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास ही है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर और इस पर ही बना हुआ है प्रसिद्ध भाखड़ा और नागल डैम। ये भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग डैम है। ये भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। इस तरीके से हमारा आज ये सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।